वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 9th का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का। ये चैप्टर है सेल, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं पहले ही। हमारा एक तरह से कंक्लूजन वीडियो है, तो हम एक बार पूरी तरह से चीज़ें जो है आपको रिवाइज करा दें, जिससे कि फिर हम नेक्स्ट जो है अपने कंक्लूजन की ओर बढ़ें। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने ओवरऑल शुरुआत से हमने क्या पढ़ा था कि हमारे सेल जो है, सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सेल क्या होती है। सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। पूरा जो फंक्शन होता है वो सेल का इसी पूरा जो ऑर्गेन होता है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन पूरा इसी सेल पर डिपेंड करता है। ये एक स्ट्रक्चर होती है, यहीं से सेल और सेल को जोड़ के ही पूरा ऑर्गेन बन के तैयार होता है। यानी सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, पूरी एक बॉडी जो है वो तैयार होती है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारी जो सेल थ्योरी है वो क्या है, सेल को किसने डिस्कवर किया था। हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था, फिर रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ा था। फिर देन हमने देखा था कि जो सेल होती हैं वो हमारे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिनमें एक ही सेल पाई जाती है उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, जिनमें कई सारी सेल पाई जाती है उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फिर सेल का शेप पढ़ा था हमने कि सेल कई टाइप के शेप की होती है, कई सारे उसके साइज भी हो सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक उसके साइज भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा था कि सेल्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल्स प्रिमिटिव होती है, जबकि यूकार्योटिक सेल्स आपकी जो होती हैं वो मॉडिफाई होती हैं, एक तरह से वो मैच्योर्ड होती हैं। और जो हमारी प्रिमिटिव सेल्स होती हैं यानी प्रोकार्योटिक सेल्स होती हैं, उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, जबकि आपकी जो यूकार्योटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस तरह से हमने उसमें कई सारे डिफरेंसेस देखे थे, जो कि डिफरेंसेस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देन फिर हम आगे बढ़े थे, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा था। सेल का स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि सेल जो होती हैं वो बेसिकली उनमें जो स्ट्रक्चर होता है उनका 4 टाइप्स का होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और उसके बाद उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है कि जो हमारी सेल वॉल जो बाहर की सराउंडिंग से साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है, यानी अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से जाने से रोकती है। सेलेक्टिवली परमिबल होती है, थिन होती है, डेलिकेट होती है। फिर न्यूक्लियस पढ़ा हमने। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक तरह से ब्रेन ऑफ द सेल होता है, जो सेल में सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है। न्यूक्लियस के बाहर का जो पोर्शन होता है वो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। और भी हमने चीज़ें पढ़ी थी कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जीन को कंटेन करके रखते हैं और उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं। फिर हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल की जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि लिपिड से लेकर प्रोटीन और जितने स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हमारे होते हैं अलग अलग, वो सारे हमारे इसे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। फिर हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा। सेल ऑर्गेनल्स में हमने कहा कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि डिफरेंट वर्कर्स होते हैं, जो कि मिलकर फंक्शन करते हैं सेल के अंदर और सेल को अलाइव रखने में, सेल को जिंदा रखने में हेल्प करते हैं। इन सेल ऑर्गेनल में हमने पढ़ा था गोल्गी एपिटस, जो कि पैकेजिंग का काम करता है। फिर हमने पढ़ा था अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का, ये चीज़ों को, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का एक नेटवर्क होता है, एक चैनल होता है। और रफ जो हमारा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वहाँ पर हमारा राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जहाँ पे प्रोटीन बनता है। वही हमारा जो हो गया दूसरा पार्ट हो गया स्मूथ वाला, वहाँ पर लिपिड्स पाया जाता है, और ये दोनों मिलकर सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इस तरह से हमने फिर आगे जब देखा लाइसोसोम्स को पढ़ा, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सुसाइड बैग्स होते हैं। क्यों सुसाइड बैग्स होते हैं वो भी हमने वहाँ पढ़ा। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो क्लीननेस करते हैं, सेल को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, खुद बस्ट आउट हो जाते हैं एबनॉर्मल कंडीशंस में। जब हमारी कोई सेल काम करना बंद कर देती है या डैमेज हो जाती है किसी भी कारण से, तो ये खुद बस्ट हो जाते हैं, और बस्ट होकर जिनके अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल के पूरी सेल को क्लीन कर देते हैं। और इस तरह से हमारी जो सेल होती है वो क्या होती है, वो हमारी पूरी तरह से क्लीन हो जाती है, और लाइसोसोम्स इस तरह से हमारे क्लीननेस में हेल्प करते हैं। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का, और वो सेल को क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी को करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। फिर देन हमने आगे देखा था, और माइटोकॉन्ड्रिया में हमने एक चीज़ और देखी थी कि ये अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं, और हमारा जो है
हमने आगे पढ़ा प्लास्टिड्स को पढ़ा। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और आपका ल्यूकोप्लास्ट। और इस तरह से हमने देखा। फिर आगे हमारा वैक्यूल्स को देखा। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये ऑस्मोटिक प्रेशर्स को बनाए रखते हैं, यानी कि जो सेल है, सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखते हैं, वाटर को मेंटेन रखते हैं, आउटर सराउंडिंग और सेल के अंदर के वाटर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। फिर देन हमने पढ़ा अपना पैराऑक्सियम्स। पैराऑक्सियम्स जो था वो क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। एनिमल सेल में ही पाया जाता है, उनके लीवर और किडनी में पाया जाता है, जो कि वहाँ पे मौजूद टॉक्सिक चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करता है, साफ करने में, रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर हमने सेंट्रोजोम्स देखा। सेंट्रोजोम्स जो होता है वो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और उनमें बाहर की आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, केवल वो क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स के मिलकर बने होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? सिलेंडर के स्ट्रक्चर होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलेंडर का शेप के, और एक दूसरे के साथ राइट एंगल में रखे होते हैं। इनका काम होता है सेल डिवीजन करना, सेल्स को डिवाइड करना, और जो सीलिया और फ्लैगेला होता है उनको बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमने इतनी चीज़ों को पढ़ा था, जिसका मैंने एक बार में आपको पूरा रिकैप दे दिया, रिवीजन दे दिया, क्विक रिवीजन आपको करवा दिया एक ही जगह पर। अब जो 2-4 चीज़ें बची हुई हैं उनको जल्दी से फटाफट आपको बता देती हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी है, उनको मैं करके यहाँ पर आज का वीडियो कंक्लूड करती हूँ। इस तरह से सेल का चैप्टर जो है वो कंक्लूड करूँगी। तो चलिए देखते हैं जो हमारा टॉपिक क्या है। एक आती है जो कुछ डेफिनेशन टर्म्स हैं, डिफ्यूजन। आपको यहाँ पर कुछ इस चैप्टर में कुछ टर्म्स मिलेंगे, उन टर्म्स को मैं आपको जो है सिग्निफाई कर दूं। तो पहला आता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसेस, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर, इन और आउट ट्रेवल करती हैं। जैसे कि हम अगर एनिमल सेल की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है ह्यूमन बीइंग में वो इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करता है। तो वो एक तरह से जो इसका मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट आपका जो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ओवरऑल प्रोसेस होती है। हम यहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरी सेल की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन या जितनी भी गैसेज होती हैं, गैसेज का आना और जाना, ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है? ये प्रोसेस हमारी डिफ्यूजन कहलाती है। ठीक है, फिर ऑस्मोसिस तो मैंने आपको बता ही दिया था, ऑस्मोसिस हमने देखा ही था। एक टाइम आपको ये देखने को मिलेगा इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या होती है? देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था ना, थिन होता है, डेलिकेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा था ये चीज़। लिपिड और प्रोटीन बनाता कौन है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, ये इनेबल करती है कि सेल जो है वो क्या कर सके? अपना फूड जो है बाहर से लेकर उसको निगल सके, इनगल्फ कर सके, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है। तो इन कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके अंदर ले लेता है। कैसे सेलेक्ट करके अंदर लेता है? ये बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही लचीले होते हैं, और इसी लचीलेपन के कारण क्या करते हैं? ये बाहर की चीज़ों को ऐसे पकड़ के अपने अंदर खींच लेते हैं। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल एमीबा। एमीबा क्या करता है? एमीबा इसी तरह से अपना वो करता है। मैं दिखा देती हूँ आपको कि एमीबा किस तरह से अपने फूड को इनगल्फ करता है। ये है आपका एमीबा। एमीबा में देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये क्या करता है? जब फूड पार्टिकल बाहर आया तो ये क्या करती है? फ्लेक्सिबल होने के कारण ये बाहर की ओर आती है और आके क्या करती है? पार्टिकल्स को, देखिए पार्टिकल्स को ये अपनी ओर इनगल्फ कर लेती है, और निगल कितनी लचीली होती है कि इसको निगल के जो पार्टिकल है उसको अंदर ले आती है। इस तरह से अपने फूड को ये इनटेक कर लेती है। और ये प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है? इंडोसाइटोसिस। क्या कहलाती है? इंडोसाइटोसिस, यानी अंदर ले लेना। साइटोसिस यानी सेल के अंदर ले लेना। तो इंडोसाइटोसिस यानी सेल के अंदर किसी चीज को ले लेना। ठीक है, तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस ऑब्जर्व्ड इन एमीबा। फिर आते हैं प्लाज्मोलिसिस। ये भी एक टर्म आपको देखने को मिलेगा। प्लाज्मोलिसिस क्या होती है? व्हेन अ लिविंग प्लांट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जब लिविंग प्लांट हमारे वाटर को लूज करते हैं। कैसे लूज करते हैं? सराउंडिंग में वाटर की कमी होती है, प्लांट में वाटर ज्यादा होता है, तो बाहर की ओर वो वाटर को कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए बाहर की ओर अपने वाटर को लूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जो प्लांट है वो श्रिंकेज हो जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। प्लांट जब अपना सारा वाटर बाहर की ओर लूज कर देंगे तो प्लांट जो है सिकुड़ जाएंगे, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उनकी सेल्स में। तो कॉन्ट्रैक्शन कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। यानी कि अंदर का जो प्लाज्म है, प्लाज्म मैंने कहा ना लिक्विड होता है, तो लिक्विड का बाहर निकलना। जब प्लाज्मोलिसिस लिक्विड बाहर निकलता है प्लांट में से, तो प्लांट जो है वो हमारे सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ओके, फिर आते हैं न्यूक्लियोइड। अब देखिए, हमें पता है कि हमारा जो प्रोकार्टिक सेल्स होती है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट इनक्लोज
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके ऊपर नहीं क्लोज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होती है। तो यानी वो जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते, जो फॉल्स न्यूक्लियस होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। वो न्यूक्लियोइड कहलाते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहलाते। जब वो पूरी तरह से मेंटेन हो जाते हैं, मेम्ब्रेन उसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तब वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके कुछ डिफाइंड डेफिनेशन टर्म्स हो गए। अब एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो आपको देखना है। वो 100% श्योर है आपका कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता ही आता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन आपका नहीं आता है, तो उसको हम लोग लास्ट में देख लेते हैं और इस तरह से चैप्टर को क्लोज करते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट उस टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो वो टॉपिक है ये डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है। अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस नहीं पूछा जाता तो उनका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, जिसके लिए आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम बनाना होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि जहाँ डायग्राम बनाने की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगी, उसकी प्रैक्टिस आपने कर लेना। तो इस चैप्टर में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम की बना के प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स मैंने आपको बताए हैं उन सबकी सिर्फ लेबलिंग को आपको लर्न कर लेना है। तो लेबलिंग आप उसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं लास्ट टॉपिक आपका कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। एनिमल सेल्स आपको ही पता है कि एनिमल है तो एनिमल में जो सेल्स होती हैं वो जो होती हैं वो जनरली स्मॉल इन साइज होती हैं। जो एनिमल्स की सेल्स होती हैं वो साइज में स्मॉल होती हैं, जबकि प्लांट सेल्स जो होती हैं वो एनिमल सेल्स के मुकाबले उनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। अब आपको लग रहा होगा कि एनिमल तो बड़े बड़े होते हैं, प्लांट्स तो छोटे होते हैं, पर प्लांट में आपके सारे प्लांट आ जाएंगे, बिग ट्रीज से लेकर सारे प्लांट्स। तो प्लांट्स तो हमारे कितने ही बड़े हो सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स का तो एक साइज होता है ना, एक फिक्स साइज होता है कि इसके बाद वो और बड़े नहीं होंगे और लंबे नहीं होंगे। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो कि एनिमल सेल्स के साइज छोटे होते हैं, प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय वॉल ऑफ सेलुलोज। यानी आप कह सकते हो कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्रोटोजोआ एंड यूग्लिना। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। हाँ, एक केस होता है, एक्सेप्शनल केस, प्रोटोजोआ और यूग्लिना, जो कि हमारा एनिमल सेल में होता है, पर वो कुछ प्रॉपर्टीज हमारे प्लांट की शो करता है जिस वजह से उनमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। यहाँ तो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते ही हैं। यहाँ वैक्यूल्स स्मॉल और टेम्परेरी होते हैं, जबकि यहाँ वैक्यूल्स लार्ज और परमानेंट होते हैं। दे हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। देखिए अब आपको मैंने बताया था ना कि सेंट्रोसोम सेंट्रियोल जो होता है वो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, जबकि प्लास्टिड्स जो होता है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इस तरह से दो डिफरेंस तो आपको डायरेक्टली देखने को मिल गए। तीसरा डिफरेंस आपको साइज का देखने को मिल गया। वैक्यूल्स में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि स्मॉल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं एनिमल्स में, जबकि इनमें लार्ज और परमानेंट होते हैं, तो वो मैंने आपको वहीं बताया था। एक और चीज हो गई, आपकी सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आपके सिर्फ सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जबकि यहाँ पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स दोनों होते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है कंप्लीट हो गया, आपके 5 टॉपिक्स मिल गए, जिसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा था उसी से हमने छाट के एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपके लिए बायो में मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि बायो में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चैप्टर को मैंने अपनी ओर से जितना इजी हो सकता था मैंने उतना इजी करके आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इससे हेल्प मिली है, जिससे कि मुझे भी ये पता चल सके कि मेरी जो मेहनत है वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुई है और मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, और भी क्या चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कैसे हेल्प कर सकती हूँ वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और इस तरह से आपका ओवरऑल ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको मैं शीट भी प्रोवाइड करा दूंगी, नोट्स आपको PDF बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको पूरी तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी परेशान नहीं हो, वो भी इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से आप पढ़ लो एक बार, उसके बाद उसको हिंदी में आपको जो है वो नोट्स वहाँ पे मिल जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो आपकी इंग्लिश में भी वही होती हैं और हिंदी में भी उनको वही बोला जाता है बायो में, तो इसलिए आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप एक बार नोट्स पढ़ना, अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप मेरे से पूछोगे, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।